रंजन ने जब पहली बार उस फ्लैट का दरवाजा खोला था तो उसे हवा में तैरती धूल और नमी की गंध ने स्वागत किया था। किराया बहुत कम था, इतना कि उसने दीवारों पर फैले काले दागों और छत से लटकते तारों को नजरअंदाज कर दिया। पहली रात जब वो सोने लगा तो छत से एक हल्की सी खरोंच की आवाज आई, स्क्रैच स्क्रैच, ऐसे जैसे कोई बिल्ली लकड़ी को नाखून से खुरच रही हो। उसने सोचा चूहे होंगे, पुरानी इमारत है। लेकिन दूसरी रात आवाज और साफ थी और करीब। ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसके बिस्तर के ठीक ऊपर छत के दूसरी ओर बैठकर नाखूनों से प्लास्टर खुरच रहा हो। रंजन की नींद टूट गई, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने टॉर्च जलाकर छत की ओर देखा। वहां कुछ नहीं था सिवाय उस काले दाग के जो अब एक अजीब आकार लेने लगा था, एक लंबी पतली आकृति की तरह, जैसे कोई खड़ा हो। तीसरी रात आवाज ने उसका नाम लिया। स्क्रैच के बीच एक फुसफुसाहट सुनाई दी, रंजन। उसकी अपनी आवाज जैसी, लेकिन टूटी हुई, दूर से आती हुई। रंजन का शरीर जम गया, वो उठ नहीं सका। उसकी नजर बाथरूम के खुले दरवाजे पर टिक गई, जहां से हल्की सी रोशनी आ रही थी। और तभी उसने देखा, शीशे में उसके पीछे कोई खड़ा है, एक काली सी धुंधली आकृति। उसने पलटकर देखने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर सुन्न हो चुका था। सिर्फ शीशे में वो दृश्य देख सकता था। वो आकृति हिली और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रंजन ने आंखें मूंद ली। जब वो फिर खोली तो शीशा खाली था, लेकिन उस पर एक ताज़ा गीला हाथ का निशान था। शाम का सुनहरा प्रकाश जो शहर के ऊपर धुंध की मोटी चादर तान देता है, उस पुरानी इमारत के कोने वाले फ्लैट नंबर 303 में बस धुंधला सा एक कोना ही रोशन कर पा रहा था। खिड़की की जाली पर जमी धूल की परत सूरज की किरणों को भी थकी हुई और बुझी हुई बना देती थी। अमन अपनी पीठ के निचले हिस्से पर हाथ फेरता हुआ दरवाजे के पास खड़े सामान के ढेर को देख रहा था। पसीना उसकी कमीज से चिपक चुका था। लगता है हमने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी, प्रिया ने अपने हाथों में चिपके धूल के गुबार को झाड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन हार नहीं। बजट के हिसाब से यही सबसे अच्छा था प्रिया। 2 BHK, बालकनी और लोकेशन भी ठीक है, अमन ने तर्क दिया। वही पुराना तर्क जो उसने इस फ्लैट को देखने के बाद से 10 बार दोहराया था। हाँ ठीक है, बस ये थोड़ी सी मरम्मत की जरूरत है, प्रिया ने उसकी नकल उतारते हुए कहा और फर्श पर उभरी प्लास्टर की एक गिरी हुई परत की ओर इशारा किया। उसकी आंखों में वही चमक थी जो अमन को उसकी ओर खींच लाती थी, भले ही इस वक्त वो उस पर व्यंग्य कर रही हो। शाम ढलते ढलते उन्होंने बेडरूम का सामान कुछ हद तक सजा लिया। बाकी का सामान बक्सों में ही पड़ा था। खाना बनाने का मन नहीं था, इसलिए दोनों ने बाहर से कुछ मंगवाकर खा लिया। खाना खाते हुए उन्होंने प्लान बनाए, कल ये पेंट करवाएंगे, परसों वो शॉल्फी लगवाएंगे। ये सोचकर कि ये उनका अपना स्थायी ठिकाना है, सब कुछ बेहतर लगने लगा। भले ही ये पुराना था, हवा में नमी और बांस की गंध थी और लाइट्स पीली और मंद थीं। रात गहराई, शहर का शोर दूर होकर एक गुनगुनाहट भर रह गया था। पहली रात अपने नए घर में। अमन बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। प्रिया उसके बगल में गहरी थकी हुई नींद में सो चुकी थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि कानों में एक तीखी सी सनसनी हो रही थी। तभी स्क्रैच। अमन की पलकें खुल गईं। उसने आंखें बंद कर लीं। चूहा होगा, पुरानी इमारत है। दोबारा स्क्रैच स्क्रैच। आवाज ठीक सिर के ऊपर से आ रही थी, छत से, लगभग उसी जगह जहां उनका बेडरूम था। ये कोई हल्की फुसफुसाती आवाज नहीं थी, साफ थी, जैसे कोई नुकीली चीज से प्लास्टर या लकड़ी को धीरे धीरे लगातार खरोंच रहा हो, रुक रुक कर, एक लय में। अमन ने प्रिया की ओर देखा। वो सो रही थी। शायद मैं ही थकान से ऐसा सुन रहा हूं, उसने सोचा। उसने तकिए को दबोचा और कान बंद करने की कोशिश की। आवाज बंद हो गई। 10 मिनट शांति रही। अमन सोने ही वाला था कि फिर वही आवाज, इस बार थोड़ी लंबी, स्क्रैच स्क्रैच स्क्रैच। फिर एक ठहराव, जैसे कोई सुन रहा हो, और फिर एक हल्का सा थप। अमन बैठ गया। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। उसने छत की ओर देखा। वहां कुछ नहीं था सिवाय एक पीले दाग के, जैसे पानी रिसा हो कभी। उसने बेड साइड लैंप जलाया। नरम रोशनी ने कमरे के कोनों को और गहरा कर दिया। आवाज फिर बंद हो गई थी, मानो रोशनी से डर गई हो। क्या हुआ? प्रिया ने नींद में घूमते हुए पूछा, आंखें मलते हुए। कुछ नहीं, बस छत से कोई आवाज आ रही थी, शायद चूहा है, अमन ने कहा, अपनी आवाज को यथासंभव सामान्य रखते हुए। ओह,
प्रिया ने कहा और तुरंत नींद की गहराई में वापस चली गई। अमन लैंप चलाए लेटा रहा। उसका दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। वो खुद पर गुस्सा हो रहा था। एक आवाज से इतना डर गया। यही तो वो सस्ता किराया था। पुरानी इमारत, पुरानी आवाजें। उसने खुद को समझाया, ये सब पाइपों के फैलने सिकुड़ने की आवाजें होती हैं। रात को सन्नाटे में वही बड़ी लगती हैं। उसने लैंप बंद किया और आंखें मूंद ली। सुबह हुई तो रात की आवाजें एक बुरे सपने जैसी लगीं। धूप ने कमरे को कुछ हद तक जीवंत कर दिया। अमन ने बालकनी में खड़े होकर चाय की चुस्कियां ली। नीचे सड़क पर जीवन की सामान्य भीड़ भाड़ थी। सब कुछ ठीक लग रहा था। दोपहर को जब वे दरवाजे पर पड़े कार्डबोर्ड के बक्से बाहर निकाल रहे थे तो सामने वाले फ्लैट का दरवाजा खुला और एक 60-65 साल की महिला बाहर आई। शारदा आंटी। उनसे मिलवाया गया था पिछले दिन बिल्डिंग के मैनेजर ने। वो हाथ में कचरे का थैला लिए खड़ी थीं, लेकिन उनकी नजरें अमन प्रिया के सामान और फिर उनके चेहरों पर घूम रही थीं, जैसे कुछ जांच रही हों। शिफ्ट हो गए बिल्कुल? उन्होंने पूछा। आवाज में एक अजीब सी रुकावट थी। हाँ आंटी, कल आ गए, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, शारदा आंटी ने कहा और फिर एक क्षण का विचार करते हुए बोली, रात को सब कुछ ठीक ठाक रहा ना? सवाल इतने अचानक और इतने खास अंदाज में पूछा गया कि अमन प्रिया एक दूसरे की ओर देखने लगे। हाँ, क्यों? हंसते हुए अमन ने पूछा। कुछ खास? शारदा आंटी ने अपनी नजरें झुका ली, जैसे अपने आप से ही बात कर रही हों। कुछ नहीं, बस पूछ लिया। ये फ्लैट कुछ दिनों से खाली पड़ा था। हमें पता है, अमन ने कहा। मैनेजर ने बताया था कि पिछले टेनेंट्स को अचानक शिफ्ट होना पड़ा। काम से कहीं बाहर चले गए क्या? शारदा आंटी ने उनकी ओर एक तीखी नजर से देखा। उस नजर में कुछ था, डर, चिंता या सिर्फ बूढ़े होने की सतर्कता। हाँ, अचानक, उन्होंने कहा और बिना कुछ और कहे कचरे का थैला लिए सीढ़ियों की ओर चल पड़ी। जाते जाते बस इतना कहा, अगर कुछ जरूरत पड़े तो बताना। वो चली गईं, लेकिन उनके शब्द हवा में लटके रह गए। अचानक उस शाम जब अमन बाथरूम में नहा रहा था तो उसे फिर वही खरोंच की आवाज सुनाई दी। इस बार बाथरूम की छत से। पानी की आवाज के बीच भी वो साफ थी। उसने नल बंद किया, आवाज बंद हो गई। उसने फिर से पानी चलाया, कुछ नहीं। उसने छत की ओर देखा। वहां भी एक गहरा काले रंग का नमी का दाग था, जैसे कोई बड़ी स्याही की बूंद फैल गई हो। रात के खाने पर प्रिया ने कहा, आज सुबह शारदा आंटी का व्यवहार अजीब लगा। हाँ, अमन ने सूप की प्लेट में देखते हुए कहा। बूढ़े लोग होते ही हैं अजीब। पुराने टेनेंट्स के बारे में कुछ झगड़ा रहा होगा शायद। तुमने रात को आवाज कही थी ना? प्रिया ने अचानक पूछा। मुझे आज शाम को लिविंग रूम में बैठे बैठे भी ऐसा लगा जैसे कोई दीवार खरोच रहा हो। अमन का गला सूख गया। तो वो आवाज सिर्फ उसने ही नहीं सुनी थी। उसने एक गहरी सांस ली। प्रिया, ये इमारत 50 साल पुरानी है। इसमें हर तरह की आवाजें आएंगे। लकड़ी खिसकेगी, पाइप बजेंगे, चूहे दौड़ेंगे। यही तो इसका किराया कम है। हमें इसके साथ रहना सीखना होगा। प्रिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक सवाल तैर रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस सिर हिलाया। लेकिन रात को जब सारी लाइटें बंद हो गईं तो अमन जाग रहा था। वो सिर्फ सुनने की कोशिश कर रहा था। उसकी पूरी चेतना छत पर केंद्रित थी। उसके कान सन्नाटे के प्रति इतने संवेदनशील हो गए थे कि उसे अपने खुद के दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। मिनट बीतते गए, कुछ नहीं। शायद सच में सब ठीक है, उसने सोचा। शायद हम दोनों ही नए माहौल के तनाव में हैं। और तभी बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल साफ, स्कर स्कर स्कर। इस बार आवाज में एक तरह की जानदारी थी, जैसे कोई संदेश दे रहा हो, जैसे कोई खोज रहा हो। अमन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी हथेलियों में पसीना आ गया। उसकी तार्किक बुद्धि चिल्ला रही थी, चूहा है, बस एक चूहा है। लेकिन उसकी आत्मा का एक कोना, गहरा और अंधेरा, एक सवाल पूछ रहा था, कौन सा चूहा इतनी नियमित, इतनी इरादतन आवाज करता है? आवाज फिर थम गई, लेकिन इस बार खामोशी और भी भारी लग रही थी। ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा, पूरी इमारत सांस रोके उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही हो। शारदा आंटी के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। पिछले टेनेंट्स अचानक चले गए थे। क्यों? आखिर क्यों? अमन ने करवट बदली और आंखें मूंद ली। कल सुबह वो छत की जांच करेगा। शायद कोई पंखा लूज है या कोई पाइप ढीला है। उसे कोई तार्किक कारण ढूंढना ही होगा। उसे ढूंढना ही होगा, क्योंकि विकल्प, वो अज्ञात अनकहा विकल्प जो उसके मन के किनारे पर मंडरा रहा था, उसे सोचने से ही एक सिहरन दौड़ जाती थी। और वो सिहरन उस अंधेरी सूनी रात में पसीने से ज्यादा ठंडी थी। 3 दिन बीत गए थे। आवाजें बनी हुई थीं। हर रात लगभग एक ही समय पर रात के 2 बजे के आसपास वो खरोच शुरू होती। कभी छत से,
कभी लिविंग रूम की दीवार से, कभी बाथरूम के वेंटिलेशन के पास से। अमन ने छत की जांच की थी, कुछ नहीं मिला। उसने मैनेजर से पाइपलाइन के बारे में पूछा था, जवाब मिला कि सब ठीक है। हर स्पष्टीकरण धीरे धीरे खोखला पड़ता जा रहा था। प्रिया अब रात में बार बार जागने लगी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे घेरे पड़ गए थे। दिन में वो चिड़चिड़ी और एकाग्रता खोई हुई रहती। उसका ध्यान हमेशा कहीं और होता, जैसे वो किसी आंतरिक आवाज को सुनने की कोशिश कर रही हो। चौथी सुबह प्रिया बाथरूम में खड़ी अपने दांत ब्रश कर रही थी। सुबह की धुंधली रोशनी खिड़की से आकर शीशे पर पड़ रही थी, उसे एक दूधिया चमक दे रही थी। उसकी नज़र अपने चेहरे पर थी, थकान के निशान, तनाव की रेखाएं। तभी शीशे में उसने अपने कंधे के ठीक पीछे एक धुंधला सा आकार देखा। ये कोई स्पष्ट चेहरा या रूप नहीं था, बस एक गहरे रंग का धब्बा था, मानवीय आकृति जैसा, लंबा। उसके पीछे शावर के पर्दे के पास खड़ा। प्रिया का हाथ रुक गया, उसकी सांस अटक गई। उसने पलक झपकाई, ये सोचकर कि नींद की कमी से आंखों की नमी ने कोई धोखा दिया है। लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वो आकृति अब भी वहां थी, और इतनी धुंधली नहीं लग रही थी, जैसे वो साफ हो रही हो। उसने महसूस किया कि वो चीज उसकी ओर देख रही है। एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ से होती हुई सिर के ऊपर तक दौड़ गई। उसका शरीर स्तब्ध हो गया, जैसे बर्फ में जम गया हो। वो मुड़ नहीं सकती थी। उसकी नज़र शीशे में उस आकृति से चिपकी हुई थी। फिर एक सेकंड में वो गायब हो गई, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने इरेजर से मिटा दिया हो। शीशे में सिर्फ प्रिया का अपना पीला चेहरा, शावर का पर्दा और पीछे की खाली दीवार दिख रही थी। प्रिया ने जोर से सांस भरी, जैसे पानी में डूबने के बाद सतह पर आई हो। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे चक्कर आने लगा। उसने दरवाजे की ओर देखा, बंद था। वो धीरे धीरे रेंगती हुई सी गति से मुड़ी। बाथरूम खाली था, शावर का पर्दा स्थिर पड़ा था, कोई आवाज नहीं। बस मेरा दिमाग है, उसने खुद से फुसफुसाया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। उसने झटके से ब्रशिंग खत्म की और बाथरूम से बाहर आ गई। उस दिन उसका मन किसी काम में नहीं लगा। वो आकृति उसकी आंखों के सामने तैरती रही। क्या वो सच में थी, या उसकी नींद टूटने और लगातार तनाव ने उसे मानसिक बीमार बना दिया था? दोपहर को वो अपने कपड़ों के बक्सों को व्यवस्थित करने बैठी। अमन दफ्तर गया हुआ था। सन्नाटा घर में राज कर रहा था। हर खरोंच, हर चरचराहट पर उसका ध्यान जाता। उसने एक बक्से से अपने स्वेटर निकाले, तह किए और अलमारी में रखने लगी। तभी उसके हाथ एक ठोस ठंडी चीज से टकराए। उसने देखा, ये एक छोटी सी चांदी की लॉकेट थी, गोल, एक पुराने फैशन का पेंडेंट। उसके सामने एक फूल की नक्काशी थी, लेकिन वो धुंधली पड़ चुकी थी, जैसे किसी ने इसे बार बार छुआ हो। चेन जंग खाई हुई और काली पड़ गई थी। ये प्रिया की नहीं थी। उसने कभी ऐसी लॉकेट नहीं पहनी थी, न ही खरीदी थी। उसने लॉकेट को हथेली पर रख कर देखा। ये अजीब तरह से भारी लग रही थी। उसने इसे पलटा। पीछे की तरफ बहुत हल्के और घिसे हुए अक्षरों में कुछ खुदा हुआ था। प्रिया ने आंखें सिकोड़कर पढ़ने की कोशिश की। ANANYA, अनन्या। उसने धीरे से पढ़ा। एक अजनबी का नाम, एक अजनबी की लॉकेट, उसके निजी कपड़ों के बक्से में। कैसे? मुमकिन ही नहीं था। बक्सा तो उन्होंने पैक किया था, ट्रक में लादा था और यहां खोला था। बीच में कोई नहीं था। एक नया डर, पहले से भी ज्यादा ठोस और वास्तविक, उसके अंदर जड़ें जमाने लगा। ये कोई आवाज नहीं थी, कोई झलक नहीं थी। ये एक सबूत था, ठोस, ठंडा, और उसकी हथेली में पसीना छोड़ रहा था। शाम को अमन लौटा तो प्रिया रसोई में बिना कुछ किए बैठी थी। लॉकेट मेज पर पड़ी थी। क्या हुआ? अमन ने तुरंत उसके चेहरे का भाव पढ़ लिया। प्रिया ने लॉकेट की ओर इशारा किया। ये मेरे कपड़ों के बक्से में थी। अमन ने उसे उठाया, घुमाया, देखा। तुम्हारी है? नहीं, मेरी नहीं, देखो पीछे। अमन ने नाम पढ़ा। उसकी भौहें तन गईं। अजीब है, शायद पैकिंग करते वक्त कहीं से आ गई होगी, या फिर पुराने टेनेंट्स की रह गई होगी। मैनेजर ने सफाई ठीक से नहीं करवाई होगी। पुराने टेनेंट्स की? प्रिया की आवाज तीखी हो उठी। अमन, ये मेरे बक्से में थी, मेरे स्वेटरों के बीच दबी हुई। सफाई वाले इसे स्वेटरों के बीच कैसे छोड़ सकते हैं? प्रिया, शांत हो जाओ, अमन ने कहा। उसकी आवाज में थकान और हल्की सी अरुचि थी। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। इस फ्लैट, इन आवाजों ने तुम्हारे दिमाग पर कब्जा कर लिया है। और सुबह
प्रिया ने उठ खड़े होते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। सुबह बाथरूम के शीशे में मैंने कुछ देखा अमन, मेरे पीछे एक आकृति थी। अमन ने उसे देखा। उसकी पत्नी के चेहरे पर असली गहरा भय था, लेकिन अमन खुद इतना थका हुआ था, इतना अपने तर्कों से चिपका हुआ था कि वो उस भय को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अगर वो स्वीकार करता तो उनकी दुनिया की नींव हिल जाती। प्रिया, उसने नरमी से कहा, लेकिन आवाज में एक दूरी थी। तुम नींद में नहीं हो, तनाव में हो, मैं भी हूं। ये सब हमारे दिमाग का खेल है। हम एक अजीब पुराने फ्लैट में आ गए हैं और हमारा दिमाग इसे संभाल नहीं पा रहा। हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए, कुछ दवाई लेनी चाहिए, शायद नींद की गोलियां। डॉक्टर? प्रिया ने हैरानी से कहा। आंसू गुस्से में बदल गए। तुम्हारा मतलब है मैं पागल हो रही हूं? मैंने जो देखा, जो पाया, वो सच है। मैं नहीं कह रहा कि तुम पागल हो, अमन ने आवाज उठाई। मैं कह रहा हूं कि हम दोनों पर दबाव है, और जब दबाव होता है तो दिमाग अजीब चीजें करता है। हमें इसके बारे में तार्किक रहना होगा। तार्किक? प्रिया ने एक कड़वी हंसी हंसी। तो इस लॉकेट का तर्क क्या है? शीशे में उस चीज का तर्क क्या है? संयोग, अमन ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में पहली बार एक हल्की सी दरार आई थी। और शायद लाइट और शीशे का खेल। तुमने खुद कहा धुंधला था। प्रिया ने उसे कुछ देर तक देखा, जैसे वो किसी अजनबी को देख रही हो। फिर उसने धीरे से लॉकेट उठाई, मुट्ठी में बंद कर ली। चेन का ठंडापन उसकी त्वचा में चुभ रहा था। ठीक है, उसने फुसफुसाया, तुम जो कहना चाहो। वो बेडरूम में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। अमन लिविंग रूम में अकेला खड़ा रहा। उसने अपने हाथों को देखा, वे कांप रहे थे। उसकी अपनी तार्किकता अब उसे खोखली लग रही थी, लेकिन वो उसी से चिपका रहना चाहता था, क्योंकि विकल्प डरावना था। रात को वे बिना बात किए खाना खाकर सो गए। बिस्तर पर दोनों के बीच एक फासला था जो पहले कभी नहीं था। आधी रात को प्रिया की आंख खुल गई। अमन गहरी नींद में था। घर में सन्नाटा था, लेकिन उसका ध्यान बाथरूम के बंद दरवाजे पर था। उसने लॉकेट, जो अब उसने अपने तकिए के नीचे छुपा रखी थी, महसूस की। तभी बहुत हल्का सा एक आवाज आई। खरोंच नहीं, ये एक सिसकी जैसी थी, दूर से, दबी हुई, बाथरूम से ही आ रही थी। प्रिया ने आंखें सिकोड़ लीं। उसका शरीर फिर से स्तब्ध हो गया। उसने दरवाजे की ओर देखा, और फिर शीशे के सामने वाली दीवार पर बाथरूम के दरवाजे के नीचे से आती हुई एक पतली सी रोशनी की लकीर में एक साया गुजरा, लंबा, तिरछा, बस एक पल के लिए, और फिर अंधेरा वापस छा गया। प्रिया ने अपनी हथेली मुंह पर रख ली ताकि चीख न निकल जाए। आंसू उसकी उंगलियों से होते हुए बहने लगे। वो अकेली थी, पूरी तरह से अकेली, क्योंकि जो चीज उसके साथ इस फ्लैट में रह रही थी वो अब सिर्फ आवाजें नहीं कर रही थी, वो दिखाई देने लगी थी। और जिस आदमी ने उससे हमेशा सुरक्षा का वादा किया था, वो उसे मानने से इनकार कर रहा था। उसने तकिए के नीचे से लॉकेट निकाली और उसे देखा। अनन्या। ये नाम अब एक चाबी की तरह लग रहा था, एक ऐसी चाबी जो किसी भयानक ताला को खोल सकती थी। और उसे डर था कि वो ताला पहले से ही टूट चुका है, बस दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था, और अंदर से जो बाहर आ रहा था वो उन्हें निगल जाने को तैयार था। लॉकेट की घटना के बाद का हफ्ता एक ठहराव सा लग रहा था। आवाजें अब भी आती, लेकिन कम बार, जैसे वो चीज जानती थी कि उसने उन्हें परेशान करने का एक नया, अधिक प्रभावी तरीका ढूंढ लिया था। प्रिया और अमन के बीच एक अनकही खाई थी। बातचीत औपचारिक और जरूरी मुद्दों तक सीमित रह गई थी। रात को वे अलग अलग किनारों पर सोते, बीच में एक खालीपन। अमन की थकान बढ़ती जा रही थी। दफ्तर में उससे लगातार चूकें हो रही थी। उसकी एकाग्रता टूटी हुई थी। हर वक्त उसके कान खुले रहते, उस खरोंच की आवाज की प्रतीक्षा में, जो दिन में भी अब आने लगी थी। एक बार दोपहर को जब वो लैपटॉप पर काम कर रहा था तो उसे साफ सुनाई दिया। उसके पीछे की दीवार से, ठीक उसके सिर के पीछे, स्क्रैच स्क्रैच, जैसे कोई नाखून से दीवार पर लकीरें खींच रहा हो। उसने तेजी से पलट कर देखा। वहां सिर्फ खाली पीली पुती हुई दीवार थी। उसकी तार्किकता अब टूट रही थी, जैसे किसी कांच के गिलास में दरारें पड़ रही हों। वो अब प्रिया को दिलासा नहीं दे पाता था, क्योंकि खुद उसे कोई दिलासा नहीं था। डॉक्टर की बात उसने इसलिए नहीं दोहराई क्योंकि वो खुद डर रहा था कि डॉक्टर उसे ही कोई बीमारी बता देगा।
और फिर नींद ने उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। पहली बार ये 2 रात पहले हुआ था। अमन को लगा था कि वो जाग रहा है। उसने कमरा देखा, अंधेरा, लेकिन स्ट्रीट लाइट की रोशनी से थोड़ा उज्जवल। प्रिया उसके बगल में सो रही थी। सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वो हिल नहीं सकता। उसका शरीर एक भारी पत्थर की तरह जमा हुआ था। उसने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी छाती भारी लग रही थी। उसने चिल्लाना चाहा, कोई आवाज नहीं निकली। ये एक भयानक, दम घोट देने वाली लकवे जैसी स्थिति थी। उसने पढ़ा था, स्लीप पैरालिसिस, नींद का अवसाद, वैज्ञानिक घटना, तनाव और नींद के पैटर्न बिगड़ने से होती है। उसने खुद को यही समझाया था। वो घबराहट से लड़ता रहा, आंखें खोलकर, जब तक कि अचानक उसके शरीर में जान नहीं आ गई और वो हांफता हुआ बैठ गया। लेकिन आज रात कुछ और था। अमन फिर से उसी अजीब जागृति में था। अंधेरा, प्रिया की सांसों की आवाज, लेकिन इस बार उसका शरीर जमा हुआ था और उसकी आंखें खुली हुई थीं। वो अपनी पलकें झपका भी नहीं सकता था। उसकी नज़र सीधे कमरे के उस कोने पर थी जहां उन्होंने एक पुरानी चेयर रखी थी। वहां कुछ था, कोई चीज कोने में खड़ी थी, इतनी गहरी काली कि उसने आसपास के अंधेरे को भी हल्का बना दिया था। ये कोई स्पष्ट आकृति नहीं थी, बस एक लंबा पतला सा साया था। मानवीय, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा और पतला, जैसे किसी आदमी के साये को खींचकर, तानकर बेडौल कर दिया हो। उसका दिमाग चीख उठा, लेकिन उसका गला मौन था। उसकी आंखें उस कोने में जमी हुई थीं। वो चीज हिल रही थी, धीरे से, इतनी धीरे से कि पता ही नहीं चल रहा था कि हिल रही है या नहीं, लेकिन वो करीब आ रही थी, कमरे की परिधि से, दीवार के सहारे खिसकती हुई। उसकी कोई आंखें नहीं थीं, लेकिन अमन को लगा कि वो उसे देख रही है। एक ठंड जो कमरे के तापमान से अलग थी, उसकी ओर फैलने लगी। ऐसी ठंड जो हड्डियों के अंदर तक चुभती है। साया अब कमरे की बीच की दीवार के पास था। अमन की नज़र उस पर सटी हुई थी। वो रुका और फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया, दीवार से दूर, सीधे कमरे के खुले स्थान में। अब वो बिस्तर और उस कोने के बीच में खड़ा था, सिर्फ 10 फीट की दूरी। अमन ने अपनी सारी शक्ति एकत्र की। हिल जा, चिल्ला दे, प्रिया को जगा, लेकिन उसका शरीर अवज्ञाकारी था। वो एक मक्खी की तरह फंसा हुआ था और ये काली चीज मकड़ी थी, धीरे धीरे जाल की ओर बढ़ रही थी। साया फिर आगे बढ़ा, इस बार और करीब। अमन उसके विवरण देख सकता था। ये पूरी तरह ठोस नहीं लगता था। इसकी सतह पर हल्की हल्की तरंगें दौड़ रही थीं, जैसे गर्म हवा के ऊपर का दृश्य। इसका कोई चेहरा नहीं था, लेकिन ऊपरी हिस्से में एक गहरा धंसाव था जहां आंखें होनी चाहिए। और फिर एक आवाज, अमन के दिमाग के अंदर, कोई ध्वनि नहीं, बल्कि एक विचार, एक संवेदना जो उसकी अपनी नहीं थी। एक दर्द भरी भूखी उदासी, एक ऐसी इच्छा जिसे वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जिससे उसकी रूह कांप उठी। साया अब बिस्तर से सिर्फ 5 फीट दूर था। वो ठहरा और फिर बहुत धीरे से उसने अपना एक हाथ उठाया। ये हाथ नहीं था, बस एक लंबा पतला प्रवर्धन उस काले पदार्थ से निकला हुआ। वो हाथ बिस्तर की ओर बढ़ा, अमन की ओर, उसके चेहरे की ओर। अमन की आंखें फैल गईं। उसने अपनी पुतलियों में उस काली उंगली का प्रतिबिंब देखा जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। वो उसे छूने वाली थी। वो जानता था कि अगर वो चीज उसे छू गई तो कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे वो कभी उभर नहीं पाएगा। उसने अपनी सारी इच्छा शक्ति, अपना सारा डर एक जोरदार प्रयास में लगा दिया। उसने अपनी एक उंगली हिलानी चाहिए, बस एक उंगली, कुछ भी। उंगली ने एक झटका दिया, फिर एक और अचानक जैसे कोई बंधन टूट गया हो, उसका शरीर ढीला पड़ गया। उसकी सांस एक जोरदार घुरघुराहट के साथ बाहर आई। वो बिस्तर पर बैठ गया, पूरे शरीर से कांपता हुआ, पसीने से तरबतर। उसने कोने की ओर देखा। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खाली जगह और स्ट्रीट लाइट की रोशनी से उज्जवल हुई दीवार। क्या हुआ? प्रिया की उनिंदी भयभीत आवाज आई। वो भी बैठ गई थी। उसने अमन को हांफते और कांपते देखा था। अमन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आतंक के निशान थे जो वो छुपा नहीं पा रहा था। उसका सीना जोर जोर से उठ रहा था। वो बोल नहीं पा रहा था। फिर वही नींद का अवसाद? प्रिया ने पूछा। उसकी आवाज में डर था, लेकिन सहानुभूति भी। अमन ने सिर हिलाया, फिर ना में हिलाया। आखिरकार वो बोला, लेकिन उसकी आवाज फटी हुई और कर्कश थी। नहीं, ये सिर्फ पैरालिसिस नहीं था। तो क्या था? अमन ने कोने की ओर इशारा किया। वहां कुछ था, खड़ा था, मेरी ओर आ रहा था। प्रिया की सांस रुक गई।
उसकी नज़र कोने पर गई, फिर अमन पर वापस आई। उसके चेहरे पर आशंका का भाव था, लेकिन एक अजीब सी पुष्टि भी, जैसे उसने जो कुछ देखा था उसकी पुष्टि हो गई हो। कैसा था? प्रिया ने फुसफुसाया। काला, लंबा, कोई चेहरा नहीं, अमन ने कहा, अपने हाथों को देखते हुए जो अब भी कांप रहे थे। और ठंड, एक अजीब सी ठंड। प्रिया चुपचाप उठी और कमरे की लाइट जला दी। तेज रोशनी ने हर कोने को उजागर कर दिया। कुछ नहीं था, लेकिन अब ये रोशनी भी सुरक्षा का एहसास नहीं दे रही थी। ये सिर्फ एक भ्रम था। अमन बिस्तर से उतरा, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वो बाथरूम गया और ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। शीशे में उसका चेहरा देखा, आंखें भीतर धसी हुई, चेहरा राख जैसा पीला, एक अजनबी का चेहरा, डरा हुआ। वो वापस बेडरूम में आया। प्रिया बिस्तर पर बैठी थी, उसने कंबल अपने चारों ओर लपेट रखा था। अमन, उसने धीरे से कहा, अब तुम मानोगे कि ये सब हमारा दिमाग नहीं है? अमन ने कोने की ओर देखा, उस जगह की ओर जहां वो काली चीज खड़ी थी। वो अब भी वहां की ठंड महसूस कर सकता था, एक अदृश्य दाग की तरह हवा में। उसने सिर झुकाकर हाँ में सिर हिलाया। ये स्वीकृति उसके गले की हड्डी की तरह अटकी हुई थी। हाँ, उसने फुसफुसाया, ये सिर्फ हमारा दिमाग नहीं है। वे दोनों रात भर जागते रहे, लाइट जलाए हुए। कोई आवाज नहीं आई, कोई साया नहीं दिखा, लेकिन अब डर बाहर नहीं, भीतर बस चुका था। अमन की तार्किकता की दीवार अंततः ढह गई थी और उसके खंडहरों में एक नया गहरा भय पनप रहा था। ये जानने का भय कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था वो उनके नियंत्रण से बहुत दूर था, और अब वो सिर्फ उनकी नींद में ही नहीं, उनकी जागृत अवस्था में भी घुसपैठ कर चुका था। नींद के अवसाद की घटना के बाद अमन और प्रिया के बीच की बर्फ पिघली थी, लेकिन उसकी जगह एक ठंडी आपसी समझ ने ले ली थी। वे अब अकेले नहीं थे, उनका डर अब साझा था, और इससे उनमें एक विचित्र एकता आ गई थी। दिन में वे सामान्य काम करते, लेकिन रातें अब एक अनुष्ठान बन गई थीं। सारी लाइटें जलाना, कभी-कभी पूरी रात जागते रहना और बिस्तर पर एक दूसरे का हाथ थामे रखना। लेकिन प्रिया का मन एक नई जिज्ञासा से भर गया था। वो जानना चाहती थी। उस लॉकेट पर लिखा नाम अनन्या उसके दिमाग में गूंजता रहता, और शारदा आंटी का वो अजीब व्यवहार, उनकी आंखों में छिपा डर, वो सब कुछ जोड़ रही थी। एक दोपहर जब अमन दफ्तर गया हुआ था, प्रिया ने फैसला किया। वो रसोई में थी जब उसने सामने के फ्लैट का दरवाजा खुलते और बंद होते सुना। उसने झटके से काम रोका। कुछ देर संघर्ष करने के बाद उसने खुद को सीढ़ियों की ओर जाते पाया। शारदा आंटी तीसरी मंजिल पर उसी बिल्डिंग के सामने वाले विंग में रहती थीं। प्रिया ने दरवाजे के सामने खड़े होकर एक गहरी सांस ली, फिर उसने दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। शारदा आंटी ने चश्मे के ऊपर से उसे देखा। उनके चेहरे पर हैरानी थी और फिर एक हल्की सी चिंता। अरे बेटा, प्रिया ना, कुछ हुआ? उन्होंने पूछा। नहीं आंटी, कुछ नहीं, बस आपसे कुछ बात करनी थी, अगर वक्त हो तो, प्रिया ने कहा, अपनी आवाज को यथासंभव सामान्य रखने की कोशिश करते हुए। शारदा आंटी ने उसे कुछ पल तक देखा, जैसे उसके मन का अंदाजा लगा रही हों। फिर उन्होंने दरवाजा और खोला। अंदर आओ, चाय बनाती हूं। फ्लैट छोटा और बेहद साफ सुथरा था। पुराने फर्नीचर, दीवारों पर धार्मिक कैलेंडर और एक मध्यम सी सुरसुराहट, पंखे की आवाज। प्रिया सोफे पर बैठ गई, उसके हाथों में पसीना आ रहा था। शारदा आंटी किचन से चाय लेकर आईं। 2 प्यालियां रखीं, एक लंबा सा मौन था जिसमें सिर्फ चाय की भाप उड़ रही थी। तो सब ठीक ठाक है ना तुम्हारे फ्लैट में? आंटी ने अचानक पूछा, बिना प्रिया की ओर देखे। प्रिया ने चाय का प्याला उठाया, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने चाय की गर्माहट से सहारा पाया। आंटी, सच कहूं? प्रिया ने कहा, आवाज धीरे से लड़खड़ाई। नहीं, सब ठीक नहीं है। शारदा आंटी ने अपनी चाय रख दी। उनका चेहरा गंभीर हो गया। वो प्रिया की ओर देखने लगीं, और इस बार उनकी नजर में एक तरह की दया थी, एक ऐसी दया जो डर को और बढ़ा देती है। क्या हो रहा है बेटा? उन्होंने पूछा, लगभग फुसफुसाते हुए। प्रिया ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन शब्द बाहर निकल आए। आवाजें आती हैं आंटी, रात को, खरोंचने की, और कभी-कभी हम देखते हैं चीजें। शारदा आंटी ने आंखें बंद कर लीं, जैसे कोई दर्दनाक याद ताजा हो गई हो। उन्होंने अपने गले से एक हल्की सी आह निकाली। मैंने डरा था, उन्होंने कहा, अपनी हथेली पर देखते हुए। जब तुम लोग आए तो मैंने डरा था, क्योंकि मैं जानती थी। क्या जानती थी आप? प्रिया ने दबी हुई तीव्र आवाज में पूछा। शारदा आंटी ने अपने चारों ओर देखा,
जैसे कमरे में कोई और हो। फिर वो प्रिया की ओर झुकी, उनकी आवाज और भी धीमी हो गई। वो फ्लैट, उसमें कोई और रहता है। प्रिया की सांस रुक गई। कोई और? कौन? पिछले टेनेंट्स? नहीं बेटा, आंटी ने सिर हिलाया। उनकी आंखें डरी हुई और पुरानी लग रही थीं। मैं बात कर रही हूं उसके बारे में, जो पहले से वहां था, जो हमेशा से वहां रहा है। एक ठंडी हवा का झोंका जो खिड़की से आया ही नहीं लगता था, कमरे में से गुजरा। प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। पहले वाली लड़की अनन्या? प्रिया ने कहा और तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उसे एहसास हुआ कि उसने नाम बता दिया था। शारदा आंटी की आंखें फैल गईं। तुम्हें उसका नाम कैसे पता? एक लॉकेट मिली मेरे सामान में, प्रिया ने कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। आंटी ने सिर हिलाया, जैसे सब कुछ समझ गई हों। हाँ, अनन्या, वो यहां 2 साल पहले आई थी। अकेली रहती थी, शांत सी लड़की। शुरू में तो ठीक थी, लेकिन फिर वो बदलने लगी। कैसे? प्रिया ने पूछा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो और अधिक अकेली हो गई, खुद से बातें करने लगी। मैंने कभी कभी उसके दरवाजे से आवाजें सुनी, जैसे वो किसी से बात कर रही हो, लेकिन कोई और वहां होता ही नहीं था। आंटी ने एक कपड़े से अपना चश्मा साफ किया। उनके हाथ हल्के से कांप रहे थे। फिर क्या हुआ? वो दिन ब दिन पतली और पीली पड़ती गई, जैसे कोई उसका सारा रस चूस रहा हो। उसकी आंखों में एक खालीपन था। एक बार मैंने उससे पूछा, बेटी सब ठीक तो है ना? उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं ही कोई अजनबी हूं और बोली, वो मुझसे नाराज है आंटी, क्योंकि मैंने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा? कौन सा दरवाजा? प्रिया की आवाज लगभग फुसफुसाहट में बदल गई। मैंने भी यही पूछा था, आंटी ने कहा। उनकी आवाज और भी धीमी हो गई, जैसे वो खुद भी डर रही हूं। उसने बस इतना कहा, अपने अंदर का दरवाजा जो खुल गया था और अब वो आ गया है। प्रिया का गला सूख गया। उसने चाय का घूंट लिया, लेकिन वो स्वादहीन लगी। और फिर एक दिन आंटी ने आगे कहा, वो चली गई, बस कुछ सामान छोड़ गई। मैनेजर ने कहा उसने आत्महत्या कर ली, शहर के दूसरे छोर पर अपने पुराने घर में। लेकिन आंटी रुक गई। लेकिन क्या? प्रिया ने आगे बढ़कर पूछा। लेकिन जब वो चली गई तो आवाजें बंद नहीं हुई, आंटी ने कहा, और उनकी आंखों में असली गहरा भय था। दूसरे टेनेंट्स आए, एक जोड़ा। वे 2 हफ्ते भी नहीं ठहरे, रातों रात भाग गए। उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस चले गए। और फिर फ्लैट खाली पड़ा रहा जब तक तुम लोग नहीं आ गए। एक लंबी चुप्पी छा गई। सिर्फ पंखे की सुरसुराहट थी, जो अब एक धमकी भरी आवाज लग रही थी। आपको क्यों लगता है कि वो अब भी वहां है? प्रिया ने अंततः पूछा। शारदा आंटी ने सीधे उसकी आंखों में देखा। उनकी आवाज में एक अंतिम निर्णायक ईमानदारी थी। क्योंकि बेटा, ये उस फ्लैट से चिपकी हुई चीज नहीं है, वो उस लड़की से चिपक गई थी। और शायद जब वो यहां से गई तो वो उसे पूरी तरह से छोड़ नहीं पाई, या शायद उसने उसे यहीं छोड़ दिया। भूखा शब्द हवा में लटक गया। प्रिया ने अनन्या की डायरी के बारे में सोचा। अगर वो कहीं थी तो? उसने उस लॉकेट के बारे में सोचा जो उसके सामान में आ गई थी। हमें क्या करना चाहिए आंटी? प्रिया ने पूछा। उसकी आवाज में अब एक बच्चे जैसी लाचारी थी। शारदा आंटी ने एक गहरी थकी हुई सांस ली। मैं एक बूढ़ी औरत हूं बेटा, मैं कोई उपाय नहीं जानती। पूजा पाठ करवा लो या वहां से चले जाओ, जितनी जल्दी हो सके। लेकिन हमने एडवांस दिया है, एग्रीमेंट। पैसे से ज्यादा कीमती क्या है? आंटी ने उसे टोकते हुए कहा। तुम्हारी शांति, तुम्हारा दिमाग। उस लड़की को देखो, उसका क्या हुआ? प्रिया उठ खड़ी हुई। उसके पैर सुन्न हो रहे थे। उसे जाना था। इस जानकारी का बोझ उठा पाना मुश्किल हो रहा था। धन्यवाद आंटी, उसने कहा। शारदा आंटी ने भी उठकर उसे दरवाजे तक छोड़ा। जाते जाते उन्होंने प्रिया का हाथ थाम लिया। उनकी उंगलियां ठंडी और पतली थीं, हड्डी जैसी। एक बात याद रखना, उन्होंने कहा। उनकी आंखें चमकीली और गंभीर थीं। वो ताकत तुम्हारे डर से पलती है। जितना डरोगे उतनी मजबूत होगी। अनन्या अकेली थी और डर गई थी। तुम 2 हो, एक दूसरे को थामे रखना। प्रिया ने सिर हिलाया, गले का एक गांठ निगलती हुई। फिर वो तेज कदमों से सीढ़ियां उतरने लगी। अपने फ्लैट का दरवाजा खोलते हुए उसे वहां का सन्नाटा भारी लगा। अब हर वस्तु, दीवारें, छत, फर्नीचर एक नए अर्थ से भर गई थी। ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये एक इतिहास था, एक दर्दनाक इतिहास जो अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने लॉकेट, जो अब उसने एक ड्रॉवर में रखी थी, निकाली और उसे देखा। अनन्या।
अब ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक चेतावनी थी, एक चीख थी जो धातु में कैद होकर उन तक पहुंची थी। और प्रिया को अब एहसास हुआ ये सब कल्पना नहीं थी, ये बहुत बहुत ही सच था। और जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था वो अभी शुरुआत भर था, असली डर अब आने वाला था। शारदा आंटी से बात करने के बाद प्रिया ने सारी बातें अमन को बताई थी। उसका भय अब एक ठोस ऐतिहासिक हकीकत बन चुका था। अनन्या कोई अजनबी नहीं थी, वो एक पीड़ित थी और उसकी पीड़ा लगता था अभी खत्म नहीं हुई थी। अमन ने अब पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था कि कुछ गड़बड़ थी, लेकिन उसका वैज्ञानिक तार्किक दिमाग अब भी एक अंतिम सबूत की तलाश में था, कोई ऐसा प्रमाण जो उनके मन के भ्रम को नकार दे या फिर उसे पुष्ट कर दे। उसने एक योजना बनाई। हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, उसने एक शाम कहा जब वे दोनों लिविंग रूम में बैठे थे, हर आवाज पर चौकन्ने हुए। क्या रिकॉर्ड करेंगे? प्रिया ने पूछा। उसकी आंखों में थकान और आशंका थी। रात की आवाजें। मैं अपना फोन ऑडियो रिकॉर्डिंग मोड में चालू छोड़ दूंगा पूरी रात। अगर कुछ आवाज आती है तो वो कैच हो जाएगी। और अगर कुछ नहीं आया? प्रिया की आवाज में एक अजीब सी उम्मीद थी, उम्मीद कि शायद सचमुच कुछ नहीं हो। तो फिर शायद हम सच में ही तनाव में हैं, अमन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब उस विश्वास की गर्मजोशी नहीं थी। ये एक यांत्रिक बयान था। उस रात उन्होंने योजना बनाई। अमन ने अपना फोन चार्ज लगाया और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग ऐप खोली जो 8 घंटे तक रिकॉर्ड कर सकती थी। उसने फोन को बेडसाइड टेबल पर रख दिया, माइक्रोफोन का हिस्सा कमरे की ओर। उन्होंने सोने से पहले सारी खिड़कियां बंद कर दी, एसी बंद कर दिया ताकि किसी बाहरी आवाज का खतरा न रहे। तैयार हो? अमन ने प्रिया से पूछा, रिकॉर्ड बटन दबाने से पहले। प्रिया ने सिर्फ सिर हिलाया। उसकी आंखें फोन की हल्की नीली रोशनी में चमक रही थीं। अमन ने रिकॉर्ड बटन दबाया। एक लाल बिंदु चमकने लगा। रिकॉर्डिंग शुरू। उस रात उन्होंने बहुत कोशिश की सोने की, लेकिन जानते हुए कि एक मशीन उनकी हर सांस, हर करवट और हर फुसफुसाहट को रिकॉर्ड कर रही है, नींद दूर की बात थी। घंटे बीतते गए। रात के 2 बजे आए, आवाज शुरू होने का समय, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सन्नाटा था, गहरा, भारी सन्नाटा। प्रिया ने धीरे से अमन की बाजू पकड़ ली। शायद आज नहीं आएगी, उसने फुसफुसाया। हो सकता है, अमन ने जवाब दिया, लेकिन उसके मन में एक विचित्र निराशा थी। क्या वो सच में चाहता था कि आवाज आए ताकि वो साबित हो सके कि वो पागल नहीं है? वे दोनों धीरे धीरे नींद की गहराई में उतरने लगे। थकान ने उन पर विजय पा ली। सुबह का पहला उजाला खिड़की से अंदर आया तो अमन की आंख खुली। उसकी पहली नजर फोन पर पड़ी। लाल बिंदु अब भी चमक रहा था, रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसने झटके से बैठकर स्टॉप बटन दबाया। प्रिया भी जाग गई। कुछ रिकॉर्ड हुआ? पता नहीं, अमन ने कहा फोन उठाते हुए। उसका हाथ हल्का सा कांप रहा था। चलो सुनते हैं। वे दोनों बेड पर बैठ गए। अमन ने हेडफोन निकाले और एक कान में लगाया, दूसरा ईयरफोन उसने प्रिया को दे दिया। उन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग फास्ट फॉरवर्ड करने का फैसला किया, सिर्फ उन जगहों पर रुकने के लिए जहां कोई आवाज हो। शुरुआत सामान्य थी। उनके करवट बदलने की आवाज, चादरों की सरसराहट, दूर से कुत्ते की भौंकने की आवाज, फिर लंबे समय तक सन्नाटा। अमन ने स्लाइडर को आगे बढ़ाया। रात के लगभग 2:17 का समय। रिकॉर्डिंग में एक आवाज आई, स्क्रैच स्क्रैच। अमन और प्रिया ने एक दूसरे की ओर देखा। ये वही थी, लेकिन फोन पर रिकॉर्ड होने के बाद ये और भी स्पष्ट और भी डरावनी लग रही थी। ये कोई लकड़ी या पाइप की आवाज नहीं थी, ये इरादतन थी, लक्ष्यपूर्ण। फिर कुछ मिनटों का सन्नाटा और फिर एक और आवाज। ये आवाज नहीं, एक फुसफुसाहट थी, बहुत धीमी, बहुत करीने से रिकॉर्डिंग में कैद हो गई थी। अमन ने वॉल्यूम पूरा बढ़ा दिया। फुसफुसाहट स्पष्ट हुई। एक आवाज थी, स्त्री की आवाज, लेकिन वो टूटी हुई, रोती हुई, हवा के झोंके जैसी लग रही थी। यहां आओ। शब्द साफ थे, यहां आओ। प्रिया ने अमन का हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। रिकॉर्डिंग आगे बढ़ी। फुसफुसाहट फिर आई, इस बार और करीब से। लग रहा था जैसे वो आवाज फोन के पास आ गई थी, बेडसाइड टेबल के पास। तुम सो रहे हो, मैं अकेली हूं, इतनी ठंड। आवाज में एक ऐसा दर्द और एकाकीपन था जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ये कोई डराने वाली आवाज नहीं थी, ये दुखद थी, मनहूस और इससे भी ज्यादा डरावनी। फिर कुछ और मिनटों का सन्नाटा। अमन ने स्लाइडर को थोड़ा और आगे बढ़ाया और फिर एक नई आवाज। ये पहले से अलग थी,
ये और करीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके बिस्तर के किनारे उनके सिर के ठीक पास खड़ा है और धीरे से बात कर रहा है। ये आवाज़ और भी साफ थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गड़बड़ी थी, जैसे रेडियो का फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो। तुम्हारा डर इतना मीठा है, वो भी मुझे देखती थी शीशे में और डरती थी। अब तुम डरते हो, अच्छा है। प्रिया ने हेडफोन उतार फेंका, जैसे वो जल रहा हो। उसका चेहरा मौत जैसा पीला था। बंद करो इसे, बंद करो। लेकिन अमन नहीं रुका। वो सुनता रहा, एक भयानक मोह में फंसा हुआ। आवाज ने फिर कहा, सीधे स्पष्ट रूप से, जैसे उसके कान में फुसफुसा रही हो, जल्द ही तुम भी मुझे देखोगे, जैसे मैं देखती हूं तुम्हें अभी। और फिर रिकॉर्डिंग में उनके अपने सोते हुए सांस लेने की आवाज़ों के बीच एक और आवाज़ जुड़ गई। एक हल्की, सूखी हंसी। कोई दर्द भरी हंसी नहीं, एक तृप्त भयानक हंसी जो सिर्फ 2 सेकंड चली और फिर गायब हो गई। उसके बाद रिकॉर्डिंग में सिर्फ सन्नाटा था, सुबह तक। अमन ने हेडफोन उतारे। उसने प्रिया की ओर देखा, जो कांप रही थी और आंसू पोंछ रही थी। कमरे का तापमान सामान्य था, लेकिन उन दोनों को ठंड लग रही थी, एक ऐसी ठंड जो भीतर से आ रही थी। उसने मेरे बारे में कहा, प्रिया ने रोते हुए कहा। वो भी मुझे देखती थी शीशे में। ये अनन्या की बात कर रहा था। वो जानता है कि मैंने क्या देखा। अमन बोल नहीं पा रहा था। उसका सदमा गहरा और पूर्ण था। ये कोई भ्रम नहीं था, ये कोई तनाव नहीं था। ये एक रिकॉर्डिंग थी, एक डिजिटल फाइल जिसमें एक ऐसी आवाज़ थी जो वहाँ नहीं थी। एक ऐसी आवाज़ जो उनके बारे में जानती थी, जो अनन्या के बारे में जानती थी, जो उनके डर को खिला रही थी। उसका तार्किक दिमाग आखिरकार पूरी तरह से चुप हो गया। अब कोई बहस नहीं थी, कोई स्पष्टीकरण नहीं था, सिर्फ एक भयानक सच्चाई थी। हम यहाँ नहीं रह सकते, अमन ने अंततः कहा। उसकी आवाज़ खोखली और बेजान लग रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जाना होगा, आज, अभी। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक नया डर था। और अगर वो हमारे साथ आ जाए? शारदा आंटी ने कहा था ना, ये जगह से नहीं, लोगों से चिपकता है। अमन ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने फोन को देखा, जो अब एक सबूत था, एक अभिशाप था। उसने रिकॉर्डिंग फाइल डिलीट करने के बटन पर उंगली रखी, लेकिन फिर रुक गया। क्या डिलीट करने से ये गायब हो जाएगा, या सिर्फ सबूत गायब होगा जबकि वो चीज़ वहीं रहेगी? उसने फोन बंद कर दिया और उसे टेबल पर पटक दिया। आवाज से प्रिया चौंक गई। पैक करो, अमन ने कहा, अपने आप को संयत करते हुए। बस ज़रूरी चीज़ है, हम किसी होटल में चलेंगे, आज रात यहाँ नहीं रुकेंगे। वे उठे और पैकिंग शुरू की। हर आवाज़, हर छोटी सी खरखराहट पर वे चौंक जाते। अब वे जानते थे कि वे अकेले नहीं थे, वे कभी अकेले नहीं थे। उनका हर डर, हर कांप, हर सांस शायद देखी और सुनी जा रही थी। और जब प्रिया ने अपने कपड़ों का बैग खोला, तो उसके ऊपर कपड़ों के ढेर पर वो चांदी की लॉकेट फिर से पड़ी हुई थी। उसने उसे ड्रॉयर में रखा था, ताला लगा था, लेकिन वो अब यहाँ थी, चमक रही थी, और उस पर खुदा नाम अनन्या अब और गहरा लग रहा था, जैसे कोई उसे ताज़ा कराया हो। होटल का कमरा नम और बासी हवा वाला था, लेकिन कम से कम वो उनका अपना नहीं था। उसकी दीवारों का कोई इतिहास नहीं था, या शायद था, लेकिन अमन और प्रिया उसके बारे में नहीं जानते थे। और न जानने में ही एक विचित्र सी राहत थी, पर राहत अस्थायी थी। रिकॉर्डिंग की आवाज़ें उनके दिमाग में गूंज रही थीं। तुम्हारा डर इतना मीठा है। और वो हंसी, वो सूखी भयानक हंसी। होटल में भी वे दोनों एक ही बिस्तर पर सोए, लाइट जलाई रखी। प्रिया बार बार जागती और दरवाजे की ओर देखती, जैसे उसे कोई आवाज़ सुनाई दी हो। अगली सुबह एक फैसला उनके मन में पक्का हो चुका था। वे फ्लैट वापस नहीं जाएंगे। किराए का नुकसान, जमा पैसा, कुछ भी उनकी शांति से ज़्यादा कीमती नहीं था। लेकिन जाने से पहले एक चीज़ उन्हें खींच रही थी, जानने की इच्छा, पूरा सच जानने की। हमें शारदा आंटी से फिर मिलना चाहिए, प्रिया ने नाश्ते की मेज़ पर कहा, अपनी चाय को घूंटे बिना हिलाते हुए। उनके पास शायद और कुछ हो, कोई सबूत। क्यों? अमन ने पूछा। उसकी आंखें नींद से भारी थीं। क्या फ़ायदा, हम जानते हैं कि कुछ है। क्योंकि, प्रिया ने जोर देकर कहा। उसकी आवाज़ में एक नई दृढ़ता थी। अगर हमें पता चल जाए कि वो क्या है, तो शायद हम उससे बच सकते हैं, दोबारा कहीं और। अमन ने सिर हिलाया। शायद वो सही थी। अंधेरे से डरने की बजाय अगर वे उसे देख लें, तो शायद उससे लड़ने का कोई रास्ता मिल जाए।
वे उसी दोपहर बिल्डिंग लौटे। फ्लैट का दरवाजा खोलते ही वही ठंडी स्थिर हवा उनसे टकराई। सन्नाटा भारी और इंतजार करता हुआ लग रहा था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और बिना एक शब्द कहे शारदा आंटी के फ्लैट की ओर चल पड़े। आंटी ने दरवाजा खोला तो उनके चेहरे पर हैरानी नहीं थी, एक तरह की उदास पहचान थी, जैसे वो उनके लौटने की प्रतीक्षा ही कर रही हों। अंदर आओ, उन्होंने कहा और उनकी आवाज में एक अंतिमता का भाव था। कमरे में वही पुराना सोफा, वही मध्यम रोशनी, लेकिन आज शारदा आंटी के हाथ में एक पुराना पीला लिफाफा था। मैं जानती थी कि तुम लौटोगे। जो एक बार उस फ्लैट में घुस जाता है उसे पूरा सच जानने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो वो हमेशा पीछा करता है। क्या है इसमें? अमन ने पूछा। उसकी नजर लिफाफे पर टिकी हुई थी। शारदा आंटी ने लिफाफे से एक अखबार की कतरन निकाली। कागज पीला और भुरभुरा हो चुका था, किनारों से फटा हुआ। उन्होंने इसे मेज पर रख दिया। प्रिया ने झुककर देखा। शीर्षक था, युवती ने आत्महत्या की, अवसादग्रस्त बताई जा रही है। तारीख 2 साल पुरानी थी। एक धुंधली सी काले सफेद तस्वीर थी, एक साधारण गंभीर चेहरा, अनन्या। लेख में उसके परिवार, उसके अकेलेपन का जिक्र था, लेकिन एक लाइन पर प्रिया की नजर अटक गई। पड़ोसियों के अनुसार युवती पिछले कुछ महीनों से अजीब व्यवहार कर रही थी और अक्सर खुद से बातें करती थी। उसने एक दोस्त को बताया था कि उसे एक अदृश्य दोस्त होने का एहसास होता है जो धीरे धीरे उस पर हावी होता जा रहा है। अदृश्य दोस्त, प्रिया ने फुसफुसाया, शब्दों को हवा में दोहराते हुए। उसकी आंखों के सामने वो काला साया तैर गया जो अमन ने देखा था। ये तो बस शुरुआत है, शारदा आंटी ने कहा और लिफाफे से एक और चीज निकाली। ये एक छोटी सी हस्तलिखित नोटबुक की फोटोकॉपी थी, कुछ पन्नों की। कागज पर पेन के दबाव के निशान साफ दिख रहे थे, जैसे लिखते वक्त कोई बहुत जोर लगा रहा हो। ये क्या है? अमन ने पूछा। उसका हाथ नोट्स की ओर बढ़ा। ये अनन्या की डायरी के कुछ पन्ने हैं, आंटी ने कहा। उनकी आवाज लगभग श्राप सुनाने वाले पुजारी जैसी लग रही थी। जब वो चली गई तो मैनेजर ने फ्लैट साफ करवाया। कचरे में ये मिली। मैंने इसे रख लिया, किसी को नहीं दिखाया। शायद गलत किया, लेकिन आज तुम्हें देखना चाहिए। प्रिया ने पन्ने उठाए। लिखावट शुरू में साफ थी, फिर धीरे धीरे घबराई हुई टेढ़ी मेढ़ी होती गई थी। पहला पन्ना, लगभग 8 महीने पहले। आज फिर वो आवाज आई, छत से। लगता है कोई चूहा है। अकेलेपन में तो चूहे भी साथी लगते हैं। दूसरा पन्ना, 2 महीने बाद। वो सिर्फ आवाज नहीं है, मैंने उसे देखा, शीशे में, मेरे पीछे, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। शायद नींद की कमी है, डॉक्टर ने गोलियां दी हैं। तीसरा पन्ना, 1 महीने बाद। उसने मुझसे बात की, रात को, मेरे नाम से पुकारा। मैं डर गई, बहुत डर गई। लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूं। वो मेरा दोस्त है, मेरा अदृश्य दोस्त। उसका कोई नाम नहीं है, वो सिर्फ है। प्रिया ने सांस रोककर अगला पन्ना पलटा। लिखावट अब लगभग पढ़ने लायक नहीं थी, शब्द एक दूसरे पर चढ़े हुए थे। चौथा पन्ना, वो मेरे सपनों में आता है, मुझे जगाए रखता है, कहता है तुम्हारा डर मुझे ताकत देता है। मैं उसे रोकना चाहती हूं, लेकिन नहीं कर पा रही। वो मेरे अंदर है, मेरे ख्यालों में, मेरी सांसों में। वो मुझे खा रहा है, धीरे धीरे, रोज एक टुकड़ा। अमन ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेली पसीने से तर थी। आखिरी पन्ना, सिर्फ कुछ लाइनें। मैंने दरवाजा खोल दिया, अपने अंदर का दरवाजा, और अब वो बाहर आना चाहता है, लेकिन मैं उसे रोकूंगी। एक ही तरीका है, वो मेरा डर चाहता है। मैं उसे डर नहीं दूंगी, मैं उसे भूखा छोड़ दूंगी। शायद तभी वो चला जाएगा, शायद। और फिर कुछ नहीं। डायरी वहीं खत्म हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। शारदा आंटी ने आंखें बंद कर ली थीं, जैसे प्रार्थना कर रही हूं। उसने खुद को मार लिया, अमन ने कहा। उसकी आवाज फटी हुई लगी। ताकि वो उस चीज को भूखा छोड़ दे, ताकि वो चला जाए। लेकिन वो नहीं गया, प्रिया ने कहा। उसकी आंखें डायरी के आखिरी शब्दों पर टिकी हुई थीं। वो यहीं रह गया क्योंकि हम आ गए और हमने डरना शुरू कर दिया। शारदा आंटी ने आंखें खोली। हाँ, उसने जो कुछ छोड़ा वो यहां रुक गया, एक भूख। और अब तुम दोनों, तुम उसका भोजन हो। एक ठंडी निरंतर भयावहता ने अमन के अंदर जगह बना ली। ये कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं थी, ये किसी परजीवी की कहानी थी। एक ऐसी चीज जो मानसिक दुर्बलता पर पलती थी, डर पर फलती फूलती थी। क्या पूरी डायरी मिल सकती है? प्रिया ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। शायद उसमें कोई और जवाब हो, कोई रास्ता। शारदा आंटी ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि डायरी अब भी उस फ्लैट में है। जब वो चली गई तो सारा सामान ठीक से देखा नहीं गया। हो सकता है कहीं छुपी हो, फर्श के नीचे, दीवार के पीछे। उसने इसे छुपाया होगा। अमन और प्रिया ने एक दूसरे की ओर देखा। एक बिन पूछा सवाल हवा में लटक रहा था। क्या वे वापस जाएंगे?
उस फ्लैट में, उस चीज के सामने जो उनका डर खा रही थी। अमन ने सीना ताना। उसकी आंखों में अब भय नहीं, एक गुस्सा था, एक ऐसा गुस्सा जो गहरे डर से पैदा होता है। हमें वो डायरी चाहिए, उसने कहा। अगर हमें उससे लड़ना है तो हमें ये जानना होगा कि वो क्या है। और उस लड़की ने, अनन्या ने, शायद हमारे लिए ही कोई सुराग छोड़ा है। प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया। डर अभी भी वहां था, लेकिन उस पर एक नियंत्रण सा आ गया था। अब ये एक अज्ञात शक्ति नहीं थी, इसका एक इतिहास था, एक पैटर्न था, और शायद एक कमजोरी। वे शारदा आंटी का धन्यवाद करके उठे। जाते हुए आंटी ने फिर कहा, सावधान रहना, उसका मनोभ्रम जाल है। वो तुम्हें अलग करने की कोशिश करेगा, तुम्हारे डर को अलग अलग करके खाना चाहेगा। एक साथ रहना। फ्लैट के दरवाजे पर खड़े होकर अमन ने चाबी घुमाई। दरवाजा खुला। अंदर का अंधेरा उनकी ओर देख रहा था, जैसे एक खुला मुंह। हम सिर्फ डायरी ढूंढेंगे, प्रिया ने खुद से कहा, जैसे मंत्र पढ़ रही हूं, और फिर चले जाएंगे। लेकिन दोनों जानते थे कि ये इतना आसान नहीं होगा। फ्लैट में प्रवेश करते ही वही ठंडी हवा उन्हें लपेटने लगी, और दीवारों से एक बहुत ही धीमी सी खरोंच की आवाज आई, जैसे कोई उनका स्वागत कर रहा हो, या फिर उनके वापस आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। फ्लैट में हवा जमी हुई लग रही थी, हालांकि बाहर गर्मी का दिन था। दरवाजा बंद होते ही सन्नाटा उन पर हावी हो गया, ऐसा सन्नाटा जो सुनने की कोशिश कर रहा हो। अमन ने तुरंत सारी लाइटें जला दी। हर कोना रोशन हो गया, लेकिन इससे भय कम नहीं हुआ, बल्कि और तीखा हो गया। अब हर छाया संदिग्ध लग रही थी। कहां से शुरू करें? प्रिया ने फुसफुसाया। उसकी आवाज कमरे की विशालता में खो सी गई। शारदा आंटी ने कहा था फर्श या दीवार के पीछे, अमन ने कहा अपने आसपास देखते हुए। वो उसे छुपाती, कहीं ऐसी जगह जहां सफाई वाले ना देख पाएं। उन्होंने बेडरूम से शुरुआत की, वो जगह जहां सबसे ज्यादा घटनाएं हुई थीं। उन्होंने फर्नीचर हटाया, दीवारों पर टटोला, कहीं कोई खोखली जगह तो नहीं। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे, कोई डायरी नहीं। लिविंग रूम में उन्होंने पुराने सोफे के पीछे, अलमारी के ऊपर देखा, कुछ नहीं। घंटा बीत गया, थकान और हताशा घर करने लगी, और फिर एक झूठी सुरक्षा का भाव, शायद डायरी यहां है ही नहीं, शायद उसे फेंक दिया गया था। प्रिया बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ी थी, उसी जगह जहां उसने शीशे में वो आकृति देखी थी। उसकी नजर फर्श पर पड़ी। बाथरूम के बाहर एक लकड़ी का फर्श बोर्ड बाकियों से थोड़ा अलग दिख रहा था। उसका रंग हल्का था, जैसे उसे बदला गया हो, और एक कोना थोड़ा उभरा हुआ था। अमन, उसने आवाज दी। अमन आया। प्रिया ने उस फर्श बोर्ड की ओर इशारा किया। देखो। अमन नीचे बैठ गया और अपनी उंगलियों से बोर्ड के किनारे को टटोला। ये ढीला था। उसने नाखून अंदर डाले और जोर लगाया। बोर्ड हिला और फिर एक कर्कश आवाज के साथ ऊपर उठ गया। नीचे की जगह धूल और गर्द से भरी हुई थी, और उसके बीच में एक मोटी काले कवर वाली नोटबुक रखी हुई थी। उस पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन उसका आकार स्पष्ट था, एक डायरी। अमन ने उसे बाहर निकाला। उसका हाथ हल्का सा कांप रहा था। डायरी उमसदार और ठंडी लग रही थी, जैसे उसे जमा दिया गया हो। उन्होंने उसे लिविंग रूम की मेज पर रख दिया। प्रिया ने एक कपड़े से धूल पोंछी। कवर पर कोई नाम नहीं था, बस एक साधारण काला कवर। तैयार हो? अमन ने पूछा। प्रिया ने सिर हिलाया, अपने होंठ दबाए हुए। अमन ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर एक साफ सुंदर लिखावट में लिखा था, मेरी डायरी, अनन्या शर्मा, और नीचे एक तारीख लगभग 2.5 साल पुरानी। शुरुआती पन्ने सामान्य थे, नौकरी की चिंताएं, परिवार से दूरी, मुंबई के जीवन का अकेलापन। फिर धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुआ। एक पन्ना, लगभग 20 महीने पहले। आज रात फिर वही आवाज, स्क्रैच स्क्रैच। मैंने मैनेजर से शिकायत की। उन्होंने कहा पुरानी इमारत है, यही होता है, पर यह आवाज, इसमें एक लय है, जैसे कोई संदेश दे रहा हो। अगला पन्ना। मैंने आज शीशे में उसे देखा, सिर्फ एक झलक। मेरे पीछे एक काले रंग की लंबी सी छाया। मैंने मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। डॉक्टर ने कहा है मैं ओवरवर्क कर रही हूं, शायद। पन्ने पलटते गए, लिखावट तेजी से बदल रही थी, घबराई हुई, अस्थिर। 1 महीने बाद वो मेरी आवाज की नकल करता है। मैंने खुद को फोन पर रिकॉर्ड किया, और प्लेबैक में उसमें एक दूसरी आवाज मिली हुई थी। मेरे ही शब्द दोहरा रही थी, लेकिन थोड़े से बिगाड़ कर। मैंने फाइल डिलीट कर दी, लेकिन वो अब मेरे दिमाग में है। प्रिया ने अमन का हाथ थाम लिया। ये बिल्कुल उनकी ही कहानी थी, बस नाम अलग था। अगले कुछ पन्ने और भी भयावह थे।
वो मेरे सपनों में आता है और मुझे जकड़ लेता है। मैं हिल नहीं सकती। वो मेरे चेहरे के बहुत करीब आ जाता है। उसका कोई चेहरा नहीं है, सिर्फ एक गहरा काला गड्ढा है और उस गड्ढे से मेरी अपनी आवाज़ आती है, मुझसे मदद मांगती हुई। अमन ने सांस रोक ली। स्लीप पैरालिसिस, ये वही था। डायरी की गति तेज हो गई। एंट्रीज छोटी छोटी टूटी फूटी होती गईं। वो मेरे डर का स्वाद चखता है। वो कहता है, मैं उसे सुनती हूँ मेरे दिमाग में, तुम्हारा डर मीठा है, तुम जितना डरोगी मैं उतना ताकतवर बनूंगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। मैं डरना बंद करना चाहती हूँ, लेकिन यह असंभव है। वो हर छोटी सी चीज से डर पैदा कर देता है। एक अचानक आवाज, एक झलक, शीशे में मेरा अपना चेहरा भी अब डरावना लगता है। और फिर आखिरी कुछ पन्ने। लिखावट लगभग पागलों जैसी थी। शब्द एक दूसरे पर चढ़े हुए, स्याही के धब्बे, जैसे आंसू गिरे हों या हाथ कांपा हो। अंतिम एंट्री, बस कुछ ही लाइनें। मुझे पता चल गया है, ये मुझे नहीं खा रहा, ये मेरे डर को खा रहा है। मैं उसका झरना हूँ और मेरा डर उसका भोजन। मैं जितना डरूंगी वो उतना ही असली होता जाएगा। वो मेरे अंदर से निकलकर बाहर आना चाहता है, दूसरों तक पहुँचना चाहता है। ये कोई भूत नहीं है, ये एक विचार है, एक संक्रामक विचार, एक परजीवी जो केवल भय में पनपता है। और मैंने उसे अपने अंदर आने दिया। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। अब केवल एक ही रास्ता है, उसे भूखा मारने का, उसका भोजन बंद करना। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रही। वो मेरे डर को नियंत्रित करता है। शायद अगर मैं चली जाऊं तो वो यहाँ भूखा रह जाएगा। नहीं, वो दूसरे ढूंढ लेगा। तुम, जो भी यहाँ आएगा, याद रखो, जितना डरोगे उतना मजबूत होगा। तुम्हारा डर ही उसकी दुनिया में उसकी सीढ़ी है। मैं हार मानती हूँ, अनन्या। और फिर कुछ नहीं। डायरी समाप्त। मेज के ऊपर सन्नाटा लटका रहा। प्रिया और अमन ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों से खून सा उतर गया था। ये कोई साधारण भूतिया कहानी नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा भयानक था। एक परजीवी, अमन ने धीरे से कहा, शब्दों का स्वाद चखते हुए, जो डर पर पलता है। और हम इसे खिला रहे हैं, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज में एक सुन्नपन था। हर बार जब हम कांपे, हर बार जब हमने आवाज सुनी और घबराए, हर बार जब हमने रात की रोशनी जलाई, हमने इसे ताकत दी। उनका अपना भय अब एक शारीरिक चीज बन गया। एक तीसरा व्यक्ति जो कमरे में मौजूद था, वे उसे महसूस कर सकते थे। हवा में उसकी उपस्थिति, उनके विचारों के किनारे पर उसकी छाया। यही कारण है कि रिकॉर्डिंग में उसने कहा, तुम्हारा डर मीठा है। अमन ने कहा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था, अब डर से नहीं बल्कि एक भयानक समझ से। यही कारण है कि वो हमें अलग करना चाहता था। अकेले डरना ज्यादा आसान है। प्रिया ने डायरी के आखिरी शब्दों को छुआ। जितना डरोगे उतना मजबूत होगा। तो अगर हम डरना बंद कर दें? उसने पूछा, लेकिन ये सवाल ही बेतुका लग रहा था। कैसे? ये असंभव है, ये हमारी प्रतिक्रिया है, ये स्वाभाविक है। शायद डरना बंद करना नहीं, अमन ने कहा, धीरे धीरे विचार बुनते हुए। शायद उसे स्वीकार करना है कि वो है। उसके होने से इनकार करने से, उस पर विश्वास करने से हम डर पैदा कर रहे हैं। शायद अगर हम मान ले कि वो है और फिर भी उसे ताकत न दें। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाथरूम से एक तेज आवाज आई, थप, जैसे कोई चीज गिरी हो। दोनों एकदम स्तब्ध। उनकी सांसें रुक गईं। फिर लिविंग रूम के शीशे की अलमारी से, उनकी परछाइयों के पीछे से एक और छाया धीरे धीरे खिसकती हुई नजर आई। लंबी, पतली और फिर गायब। पुराना डर, तत्काल और दम घोंटू उन पर हावी होना चाहता था। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। प्रिया का हाथ अमन की बाह में जकड़ गया। लेकिन इस बार डायरी के शब्द उनके दिमाग में जिंदा थे। जितना डरोगे उतना मजबूत होगा। अमन ने आंखें बंद की, एक गहरी कांपती हुई सांस ली। उसने प्रिया से कहा, आवाज जानबूझकर सपाट और नीरस रखी। देखा, यही वो करता है, डर पैदा करता है, हमें डराने की कोशिश करता है। पर वो है, प्रिया ने फुसफुसाया। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। हाँ, अमन ने कहा, आंखें खोलकर, सीधे उस कोने में देखते हुए जहां छाया गई थी। हाँ, वो है, लेकिन वो सिर्फ तभी तक है जब तक हम उसे है मानते हैं। ये कहना आसान था, महसूस करना नहीं। उनका पूरा शरीर चिल्ला रहा था कि भागो, छिपो, डरो। लेकिन उनके दिमाग में अब एक नया ज्ञान था, एक हथियार। अमन ने डायरी उठाई और अपने बैग में रखी। चलो, यहां से निकलते हैं अब। वे फ्लैट से बाहर निकले, दरवाजा बंद करते हुए। सीढ़ियां उतरते हुए प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा। फ्लैट नंबर 303 का दरवाजा बंद था,
लेकिन उसे लगा जैसे दरवाजे की झिर्री से एक काली आंख उन्हें देख रही है। नहीं, उसने खुद से कहा, वो तुम्हारा डर है, बस डर। लेकिन जैसे ही वो बाहर आए और धूप में आए, एक अंतिम भयानक प्रश्न उनके मन में कौंधा। क्या वो चीज़ सचमुच उस फ्लैट में छूट गई थी, या फिर अनन्या की तरह उन्होंने भी अपने अंदर का वो दरवाज़ा खोल दिया था जिससे वो बाहर आ सकता था? और अब क्या वो उनके साथ चल रहा था, उनके डर में, उनकी सांसों में, उनकी हर कांपती हुई नस में, एक भूखा इंतजार करता हुआ मेहमान? 3 दिन बीत गए थे। 3 दिन एक सस्ते गुमनाम होटल के कमरे में, जिसकी दीवारों पर भीगे फूलों का पेपर चिपका था और एसी की आवाज एक लगातार रोने जैसी थी। 3 दिन बाहर की दुनिया से कटे हुए, फोन बंद, दफ्तर को बीमारी का बहाना, परिवार से दूरी। उन्होंने सोचा था कि भौतिक दूरी मदद करेगी, शारीरिक रूप से वो फ्लैट छोड़कर वे उस चीज को पीछे छोड़ाएंगे। लेकिन डायरी के शब्द उनके दिमाग में गूंजते रहते। ये एक संक्रामक विचार है, एक परजीवी जो केवल भय में पनपता है। पहले 2 दिन शांत रहे, बस एक अजीब सी सतर्कता, एक इंतजार। तीसरी रात को अमन जागा। उसने कोई आवाज सुनी थी। नहीं, उसे लगा था कि उसने सुनी है। प्रिया उसके बगल में गहरी नींद में थी, उसका चेहरा थकान से मुरझाया हुआ। अमन ने करवट बदली। उसने खुद को समझाया, होटल की आवाजें हैं, पाइपलाइन, बाहर का शोर। उसने आंखें बंद कर लीं और तभी फिर से स्क्रैच। बहुत हल्की, बहुत दूर, लेकिन वही आवाज, वही लय। उसका दिल एक जोरदार धड़ाके के साथ धड़कने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। हम यहां हैं, वो वहां था। ये कोई और होगा, कोई और कमरा, कोई और पाइप। स्क्रैच, स्क्रैच। आवाज स्पष्ट हो रही थी और ये दूर से नहीं आ रही थी, ये ठीक उनके कमरे के अंदर से आ रही थी, बाथरूम से। अमन बैठ गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने प्रिया को देखा, वो सो रही थी। क्या उसे जगाऊं? और क्यों? ताकि उसका डर भी जाग जाए, ताकि हम दोनों उस चीज को और खिलाएं। जितना डरोगे उतना मजबूत होगा। उसने दांत पीस लिए। नहीं, मैं नहीं डरूंगा, ये मेरा दिमाग है, ये मेरी कल्पना है। वो धीरे से बिस्तर से उतरा। उसके पैर नंगे फर्श पर पड़े जो ठंडा और चिपचिपा लगा। वो बाथरूम के बंद दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे के नीचे से कोई रोशनी नहीं आ रही थी। उसने दरवाजा खोला और लाइट का स्विच ढूंढा। फ्लोरेसेंट लाइट का एक झटका और बाथरूम उजागर हो गया। छोटा, साफ सुथरा, नीले टाइल्स वाला। कोई नहीं था। लेकिन फिर उसकी नजर शावर वाली दीवार पर पड़ी। वहां टाइल्स के बीच नमी का एक निशान बन रहा था, गहरा भूरा निशान, और ये आकार ले रहा था, एक लंबी पतली आकृति की तरह, एक साए की तरह, ठीक वैसा ही जैसा उसने अपने फ्लैट की छत पर देखा था। ये संभव नहीं था। ये एक नया कमरा था, नई दीवारें, लेकिन वो निशान वहां था और फैल रहा था, जैसे कोई दीवार के भीतर से गीला हो रहा हो। तभी पीछे से बेडरूम से प्रिया की आवाज आई, नींद में धुंधली, बुलाती हुई, अमन, यहां आओ। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, एक ऐसी मिठास जो प्रिया में कभी नहीं थी। अमन का रोंगटा खड़ा हो गया। उसने बाथरूम का दरवाजा बंद किया, मानो वो नमी का निशान उसमें कैद हो जाए, और बेडरूम की ओर मुड़ा। और तभी उसके पीछे होटल के कमरे के मुख्य दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। थप थप थप, धीमी लेकिन स्पष्ट। अमन जम गया। उसकी नजर बिस्तर पर गई। प्रिया अब वहां नहीं थी, बिस्तर खाली था। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई और फिर दरवाजे के बाहर से प्रिया की आवाज आई, लेकिन ये आवाज अलग थी, घबराई हुई, सांसों से घिरी हुई, एकदम असली। अमन, दरवाजा खोलो प्लीज। ये उसकी प्रिया थी। वो निश्चित था, वो आवाज जो उसे पहचान थी, डरी हुई लेकिन वास्तविक। लेकिन तभी बिस्तर के पास अंधेरे में पहली आवाज फिर गूंजी, और अब करीब से, बिस्तर के दूसरी ओर से, अमन, मैं यहां हूं, दरवाजा मत खोलना, वो मैं नहीं हूं। अमन का दिमाग चक्कर काटने लगा। 2 प्रिया, एक दरवाजे के बाहर, एक कमरे के अंदर, अंधेरे में। उसकी नजर कमरे में घूमी, कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन आवाज वहां थी। बाहर वाली प्रिया ने दरवाजा जोर से खटखटाया। अमन, सुनो मेरी, वो तुम्हें बरहला रही है। मैं बाथरूम गई थी और तुमने दरवाजा बंद कर दिया, प्लीज। अंदर वाली आवाज मिठास भरी और शांत बोली, वो झूठ बोल रही है अमन,
वो चीज है, उसने मेरी आवाज चुरा ली है, दरवाजा मत खोलना, वो अंदर आना चाहती है। अमन का सर फटने लगा। वो किस पर विश्वास करे? डायरी के शब्द उस पर हावी हो गए। वो तुम्हारे डर को खाता है, तुम्हारे अविश्वास को। यही वो कर रहा था। वो उनके बीच फूट डाल रहा था, उनके विश्वास को, जो अब तक का उनका एकमात्र सहारा था, तोड़ रहा था। प्रिया, उसने कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए, तो अगर तुम असली हो तो हमारी पहली डेट पर तुमने क्या पहना था? एक पल की चुप्पी, फिर बाहर से आवाज आई, तेज और स्पष्ट। वो लाल कुर्ती जिस पर तुमने कहा था कि मैं उसमें कबूतर जैसी लगती हूं। अमन, प्लीज। सही जवाब, बिल्कुल सही। और फिर अंदर से उसी आवाज में एक हल्की सी चुहल भरी हंसी आई। हो अमन, उसने मेरी यादें भी चुरा ली हैं। वो सब कुछ जानता है जो हम जानते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर है। अमन ने अपना सिर हाथों में पकड़ लिया। वो चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन कहां? दरवाजा खोलूं तो शायद वो चीज अंदर आ जाए, न खोलूं तो शायद असली प्रिया बाहर ही रह जाए। बाहर खटखटाहट तेज हो गई। अमन, वो तुम्हारे साथ है, वो कमरे में है, शीशे में देखो, शीशे में देखो। शीशा। अमन ने सिर उठाया। कमरे की दीवार पर एक बड़ा शीशा लगा था, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर। वो धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा। शीशे में उसने अपना प्रतिबिंब देखा, पीला, भयभीत, आंखें फैली हुई। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उसका प्रतिबिंब वो पलक नहीं झपका रहा था, जबकि अमन ने झपकाया था। और फिर धीरे धीरे शीशे में उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिलने लगी। एक ऐसी मुस्कान जो अमन की नहीं थी, एक तृप्त, शातिर, पराई मुस्कान। उसकी अपनी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसकी नहीं थी, एक काली गहरी चमक। अमन ने अपना हाथ उठाया। शीशे में उसके प्रतिबिंब ने भी हाथ उठाया, लेकिन एक सेकंड देर से, और मुस्कान और गहरी हो गई। ये मैं नहीं हूं। ये विचार उसके दिमाग में एक सच्चाई की तरह कौंधा। ये वो चीज था। वो उनका डर नहीं खा रहा था, वो उन्हें खा रहा था, उनकी पहचान को, उनकी नकल करके, उनकी जगह लेकर। दरवाजे पर प्रिया की आवाज अब रोने लगी थी, हताश। अमन, मुझे अंदर आने दो, प्लीज। अंदर की आवाज चुप थी, शायद मुस्कुरा रही थी। अमन ने शीशे में अपने उस प्रतिबिंब की ओर देखा। उसकी मुस्कान अब चेहरे पर फैल चुकी थी, एक अमानवीय चौड़ी ग्रिन की तरह। उसने गहरी, कांपती सांस ली, और फिर उसने जानबूझकर अपने चेहरे से सारे भाव हटा दिए। उसने अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश की, डर को, भ्रम को, सब कुछ। उसने डायरी के आखिरी सबक को याद किया, ये तुम्हारे डर का परजीवी है। शीशे में उसके प्रतिबिंब की मुस्कान थोड़ी कम हुई, भौएं थोड़ी तन गईं, जैसे कोई निशाना चूक गया हो। अमन ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। उसने चेन हटाई, लॉक खोला। दरवाजा खुला। बाहर प्रिया खड़ी थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ, आंखें डरी हुई। उसने अमन को देखा और फिर उसके पीछे खाली कमरे को। वो कहाँ गई? प्रिया ने हांफते हुए पूछा। अमन ने पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था। शीशे में अब उसका अपना सामान्य, भयभीत चेहरा दिख रहा था। नमी का निशान बाथरूम की दीवार पर अब भी था, लेकिन फैलना बंद हो गया था। वो यहीं है, अमन ने धीरे से कहा, प्रिया को अंदर खींचते हुए। हमारे साथ हमेशा से था, शायद अनन्या से पहले भी किसी के साथ था, और अब वो हमारे साथ है। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा। उसे वही सच समझ में आ गया जो अमन ने समझा था। ये कोई जगह नहीं थी, ये एक संक्रमण था, एक मानसिक परजीवी जो डर के जरिए एक मेजबान से दूसरे मेजबान तक फैलता है। तो अब क्या? प्रिया ने पूछा, उसकी आवाज थकी हुई, टूटी हुई। हम इससे छुटकारा कैसे पाएं? अमन ने शीशे की ओर देखा। उसका अपना चेहरा वापस आ गया था। लेकिन क्या सचमुच? या फिर वो चीज अब छिप गई थी उनके अंदर, उनके अवचेतन में, अगले डर के पल का इंतजार कर रही थी? हम नहीं पा सकते, अमन ने अंततः कहा, और ये स्वीकारोक्ति उसके भीतर की आखिरी आशा को खत्म कर गई। क्योंकि ये हमसे अलग नहीं है, ये हमारे अपने डर से बना है। हम जहां भी जाएंगे ये हमारे साथ रहेगा, बस एक खामोश यात्री। जब तक क्या? जब तक कि हम सचमुच डरना बंद नहीं कर देते, अमन ने कहा। लेकिन ये असंभव लग रहा था, या
जब तक ये हमें पूरी तरह से नहीं खा जाता। वे दोनों खामोश हो गए। बाहर से होटल के कॉरिडोर की हल्की आवाज़ें आ रही थीं, दूसरे लोगों का सामान्य जीवन। लेकिन उनके लिए सामान्यता अब एक ऐसी चीज़ थी जो एक शीशे के पार थी। देख सकते थे, छू नहीं सकते थे। अमन ने प्रिया का हाथ थाम लिया। ये असली था, गर्म, धड़कता हुआ। यही एक सच्चाई थी जो उनके पास बची थी। हम एक साथ रहेंगे, उसने कहा, हमेशा, कभी अलग नहीं होंगे। यही एक तरीका है, वो हमें अलग करके हमला करता है। प्रिया ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में एक नया, अलग तरह का डर था। अब भूत प्रेत का नहीं, बल्कि भविष्य का डर। एक ऐसे भविष्य का जहां हर शीशा एक खतरा है, हर अंधेरा कोना एक संदेह और हर साथी की आवाज़ में एक जाल छिपा हो सकता है। उन्होंने लाइट जलाए रखी। वे नहीं सोए और जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, दोनों ने बिना कुछ कहे उस शीशे से दूर दीवार की ओर मुंह करके बैठे रहे, क्योंकि अब वे जानते थे कि असली दानव कमरे में नहीं था, वो उनके अंदर था और वो कभी नहीं जाएगा। वो सिर्फ सोएगा तब तक जब तक कि फिर से कोई डर उसे जगा न दे। और डर तो हमेशा आएगा ही। यही सबसे बड़ी चीख थी जो उनके मन के अंदर अनंत काल तक गूंजती रहेगी, चुपचाप, धीरे से, उनकी अपनी ही सांसों के साथ। डर की परतें की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक ऐसे अंत की ओर जाती है जो बंद दरवाजों और स्पष्ट समाप्ति से ज्यादा एक खुली सतत चीख की तरह है। अमन और प्रिया उस होटल से निकल आते हैं, फ्लैट का एग्रीमेंट तोड़ देते हैं, परिवार और दोस्तों को एक ढीला ढाला बहाना बताते हैं। वो जगह हमें रास नहीं आई। शहर के दूसरे छोर पर एक नए, आधुनिक, चमकदार अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। बड़ी खिड़कियां, तेज रोशनी, कोई पुराना फर्नीचर नहीं। ऐसा लगता है शुरुआत में कि छुटकारा मिल गया है, पर डर की परतें उतरती नहीं, सिर्फ धीरे धीरे उलझती जाती हैं। वे दोनों कभी अकेले नहीं रहते, एक ही कमरे में सोते हैं, शौचालय का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं, शीशों से बचते हैं। उनके बीच एक नया रिवाज बन जाता है, एक कोड वर्ड। अगर किसी को शक हो कि दूसरा वो चीज नहीं है तो वो पूछेगा, हमारा कोड क्या है? और जवाब होगा, कबूतर वाली लाल कुर्ती। लेकिन समय के साथ ये कोड भी संदिग्ध हो जाता है, क्योंकि अगर वो चीज उनकी यादें चुरा सकती है तो कोड भी तो जानती होगी। घाव भीतरी होता है। प्रिया को लगता है कि अमन की आवाज में कभी कभी वही अजीब मिठास आ जाती है। अमन को लगता है कि प्रिया उसे एक नज़र से देखती है, जैसे कोई उसके भीतर छिपे किसी और को देख रहा हो। उनके बीच का प्यार बचा रहता है, लेकिन अब उसमें एक सतत जांच पड़ताल, एक अनकहा शक शामिल हो गया है। रातों में कोई आवाज़ नहीं आती, कोई साया नहीं दिखता, लेकिन कभी कभी जब शहर की रोशनियां मध्यम पड़ती हैं और सन्नाटा गहराता है तो दोनों को लगता है कि उनके नए अपार्टमेंट की एकदम सपाट सफ़ेद छत पर एक गहरा नमी जैसा दाग उभर आया है। वे एक दूसरे से कुछ नहीं कहते, बस देखते रहते हैं जब तक कि सुबह की रोशनी में वो दाग गायब नहीं हो जाता। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि वो चीज़ कभी गई नहीं। अनन्या ने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि उसे पास कर दिया। अमन और प्रिया ने उसे अपने डर से पाला पोसा और अब वो उनके मन की एक स्थायी सहयात्री बन गई है। एक मानसिक वायरस, एक ऐसा अंधेरा जो उनके साथ चलता है, उनकी हर खुशी के पीछे मंडराता है, उनकी हर असुरक्षा को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। असली डर अब वो साया या आवाज़ नहीं रहा। असली डर है अपने ही दिमाग पर, अपनी ही यादों पर, अपने ही प्यार पर अविश्वास। वे जीवित रहते हैं, काम करते हैं, हंसते भी हैं, लेकिन उनकी आंखों की चमक हमेशा के लिए मध्यम पड़ गई है। वे उन परतों में जीने लगे हैं जहां हर चीज के दो मतलब हो सकते हैं, एक सामान्य और एक जो उनके निजी नर्क की ओर ले जाता है। और इसलिए कहानी का अंत एक प्रश्न चिन्ह है, एक दर्पण में देखता हुआ चेहरा है जो पूछता है, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आप जो देख रहे हैं वो सच है? या फिर डर की सबसे गहरी परत यही है, ये जानना कि आप खुद पर कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे।